So electricity, which is the first chapter for class 10th, let us start that. So we all know that there are two kinds of electricity. So electricity can be classified into two parts. One is known as static electricity and other is known as current electricity. So static electricity क्या होता है, नाम से ही है पता, static का मतलब stationary, current का मतलब moving. तो वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहां पे चार्जेस मूव कर रहे हैं उनको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, जब चार्जेस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज स्टेशनरी रहता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है ना. In static electricity, the electric charges remain at rest. Static का मतलब जब charge rest पे है. So in static electricity, the electric charges remain at rest or stationary. They do not move. For example, a charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and a charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth. The lightning which we see in the sky during the rainy season, these all involve static electricity. ठीक है. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जांपल, द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच वी यूज इन आवर होम इज एन एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तो होता क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कहां से आ जाएगा भाई? अब दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल है, एक ग्लास है दूसरा सिल्क है. अब ग्लास और सिल्क दोनों में अलग अलग टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का. मतलब एक आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, वो गेन कर लेता है आराम से. तो इससे क्या होता है कि अगर एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल से निकल के जा रहा है बाहर, तो वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब मटेरियल हो जाता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया. और जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रब करने से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज लूजली हेल्ड, तो उसको अगर हम रब करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से हम उसको इतना एनर्जी दे देते हैं कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाता है. तो जिस मटेरियल से रिमूव हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिस मटेरियल के ऊपर ये गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. ठीक है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so static electricity is also known as frictional electricity. Now comes current electricity. So the electric charges, where the charges are in motion, that form of electricity is called current electricity. तो जो घर में हम लोग बिजली यूज करते हैं वो current electricity का एक एग्जाम्पल है. अब देखो, सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है जहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एक कॉम्ब लो और कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करो. मतलब अगर तेल वेल नहीं लगाए हुए हो और बालों के ऊपर तुम कॉम्ब करोगे तो उससे क्या है, फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. अब उस कॉम्ब को अगर हम छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं उसके पास लेकर आएंगे तो वो पेपर के टुकड़े जो है कॉम्ब में के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. होता क्या है कि मान लो तुमने कॉम्ब को रब किया और रब करने से कॉम्ब पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया लेटस से. ठीक है. सो अब कॉम्ब के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब हम लोग यहाँ पे जो पेपर का बिट है इसके पास लेके आएंगे तो पेपर के बिट पे जो इतने, पेपर का बिट क्या है, न्यूट्रल है, तो सारे नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर हो जाएगा. तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है जिसके वजह से ये पेपर बिट जाके इस कॉम्ब के ऊपर चिपक जाता है. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. सो ये देखो एग्जाम्पल देखो, ऐसे रब किया और उसके पास जैसे ही लेके आएंगे तो वो पेपर के टुकड़े जो हैं उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्लियर है? राइट. अब नेचर ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है.
तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिस सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो दो तरीके का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास का अगर रॉड है उसको हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और सिल्क के ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ इज नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास को जब सिल्क से रब करेंगे ग्लास पॉजिटिव सिल्क नेगेटिव, जब इबोनाइट को वुल से रब करेंगे तो इबोनाइट नेगेटिव और वुल पॉजिटिव। क्लियर है ये? तो ये कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले कुछ था नहीं ना कॉन्सेप्ट, तो पहले तो ऐसे ही कुछ भी वहां पे चलता था कि दो नेचर है, नेचर ऑफ चार्जेस दो है, ठीक है। अब वो क्या है, मतलब कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, साइंटिस्ट ने एक बनाया है ना, कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सिल्क पे जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक। सिमिलरली जो इबोनाइट एक मटेरियल होता है, इबोनाइट को जब हम वुल से रब करते हैं या फर से रब करते हैं तो इबोनाइट पे जो चार्ज आता है उसको कहते हैं नेगेटिव, और वुल पे जो आता है उसको कहते हैं पॉजिटिव। क्लियर है? Now, an important property of electric charge is that opposite charges attract each other and similar charges repel each other. तो जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो भी अट्रैक्शन होगा, है ना, और सिमिलर चार्जेस मतलब दो पॉजिटिव चार्ज अगर पास में लेके आएंगे तो रिपेल करेगा, दो नेगेटिव चार्ज को भी जब पास में लाएंगे तो भी रिपेल करेगा। सो ये प्रॉपर्टी है चार्जेस का, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर है ये? Yes. यहाँ पे देखो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को जब पास लेके आ रहे हैं तो आप देखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव जब पास आ रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, और दो पॉजिटिव को पास ला रहे हो तो रिपेल हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखो जैसे ही आप इसको ऐसे रखोगे तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे है तो वो दूर चला जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाता है। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। So 1 coulomb is that quantity of electric charge which repels a force of 9 into, which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal and opposite charge placed at a distance of 1 meter from. ठीक है। So अगर दो चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है ना, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, तो तब हम बोलेंगे कि इन दोनों चार्ज बॉडी पे चार्ज कितना है, +1 कूलम और -1 कूलम अगर अट्रैक्टिव फोर्स रखना है, अगर रिपल्सिव रखना है तो +1 कूलम और +1। All the matter contain positive charge particles called proton and negative charge particle called electron। कोई भी मैटर है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर a neutral atom. A proton possesses a positive charge of 1.6, so प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, +1.6 into 10 to the power -19। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, -1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन पे चार्ज और ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस जो उसका पोलैरिटी है वो चेंज करता है।
नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो ये काफी पूछा जाता है कि भाई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो तरीके से कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करके, और एक हम लोग नॉर्मल जो यूनिटरी मेथड है उसको यूज करके। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम is present in 1 electron. So 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 electron. So this is the number of electron present in 1 coulomb. So this will be equal to 6.25 into 10⁻18 electrons. है ना? जनरली या तो इसको याद ही कर लो, नहीं तो वहां पे डिवाइड करके निकाल लेना। दूसरा तरीका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला क्या बोलता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, मतलब टोटल चार्ज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द टोटल चार्ज। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था किसमें? 1 कूलम चार्ज में। तो Q कितना हो गया? 1 कूलम हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, और E क्या है? बेसिकली चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, राइट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर। तो दोनों तरीके से तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻इलेक्ट्रॉन्स। आगे चले? यस Yes, sir. अब there are two kind of material, one is known as conductors and other is known as insulators. Conductors क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करता है उसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए अपने। जिस ऐसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है उसको कंडक्टर्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जहां इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है वो बेसिकली हमारा इंसुलेटर्स हो जाता है। So those substances through which electricity can flow are called conductors. For example, all metals such as silver, copper and aluminum, metal alloys like nichrome, manganese and constantan, they allow electric current to flow through it. Carbon in the form of graphite and human body is also an example of current electricity. Okay. Those substances through which electricity cannot flow are called insulators. For example, glass, ebonite rod, plastic, rubber, etc. These are all examples of insulators. So all the conductors have some electron which are loosely held by the nuclei of their atom. Those electrons are called free electrons. तो जो loosely held है, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक मूव कर सकता है इजिली, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। So free electrons can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. Now the electrons present in insulators are strongly held by nuclei of their atoms. Since there are no free electrons which can move from one atom to another atom, an insulator does not allow electric charges to flow through. Okay. So electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atom, since there are no free electrons which can move from one atom. तो जो इंसुलेटर होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रखता है न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली वहां से रिमूव नहीं हो सकते हैं और इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स
नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आता है, इसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को, चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं, तो वी हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग दैट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charged particle from infinity to any point, okay, is called the potential at that point. Amount of work done in moving a unit positive charge, unit positive charge मतलब +1 कूलम, +1 कूलम चार्ज को अगर इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या होता है, बहुत दूर से, बहुत दूर के डिस्टेंस से उठा के अगर किसी पॉइंट तक लेके आए, तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उस +1 कूलम को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर कि यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे हमारा इंफिनिटी है, और इंफिनिटी से इस पॉइंट तक अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके आ रहे हैं, राइट, सो इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को, सो दिस पॉइंट लेट्स से इज कंसीडर्ड एज इंफिनिटी, इस पॉइंट से किसी पॉइंट ए तक अगर हम चार्ज पार्टिकल, क्या है चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम, इस +1 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और उसका यूनिट हो गया वोल्ट। So a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. So जो अगर हम लोगों को जो amount of work done in bringing that +1 coulomb from infinity to any point is 1 joule, then we say that the potential here is equal to 1 volt. Now potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. ठीक है, तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या बोला मैंने, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है तो वो पोटेंशियल हो गया। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए +1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब VB माइनस VA, VB इज फाइनल पोटेंशियल, VA इज इनिशियल पोटेंशियल, तो VB माइनस VA इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज मतलब W/Q। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी से हमारा जो अगला न्यूमेरिकल वाला जो फॉर्मूला है वो डिराइव होता है, जहां पे कि हम वोल्टेज को V इज इक्वल टू W/Q लिखते हैं। So if W joules of work has to be done in moving Q coulombs of charge from one point to another, then the potential difference V between the 2 points is given as V is equal to W/Q। अभी हम लोग कह भी रहे थे पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सो V इज इक्वल टू W/Q। तो ये आपको याद रखना है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सो चार्जेस डू नॉट फ्लो, तो इसी से दो और फॉर्मूला ये हो जाता है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, और Q चार्ज इज इक्वल टू W/V। ओके, सो Q इज इक्वल टू W/V एंड W इज इक्वल टू Q इंटू। So charges do not flow in a copper wire by themselves. So charges do not flow in copper wire by themselves, just as water in perfectly horizontal tube does not flow. देखो बेसिकली तुम एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रख लो और इसमें इधर पानी अगर डालोगे
मतलब पानी डालोगे इन द सेंस यहाँ पे वाटर है तो अपने आप तो फ्लो करता नहीं है वाटर एक एंड से दूसरे एंड। वाटर को फ्लो कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका हाइट में चेंज डिफरेंस लाना पड़ता है। तो वाटर हमेशा क्या होगा, ज्यादा हाइट वाले पोजीशन से कम हाइट वाले पोजीशन पे मूव करता है वाटर। उसी तरह अगर एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक बैटरी को लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो चार्ज हमेशा जो है करंट क्या होगा, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली क्या होता है, इफ यू सी हमारे पास एक कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है लेट्स से वायर, और यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगा रखा है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। और लेट्स से पहले स्विच ऑफ था, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, वो स्विच ऑफ है। तो अब जब स्विच ऑफ है ना तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे। जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन अब किधर मूव करने लगेंगे, लेफ्ट साइड में। मतलब ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है, all the electron will start moving towards left. So these electrons start moving towards left. So electron move करता है लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है। हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया है कि डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर डिपॉजिट होता रहेगा ना। सारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज कर गया, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट मूव किया है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, बट बिकॉज नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में डिपॉजिट होता जा रहा है तो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन अपने आप होगा। और इसके वजह से जो करंट का डायरेक्शन है वो हम लोग हमेशा जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर होता है। तो current का direction is always opposite to the direction of flow of electrons. Is it clear? Yes, sir. So this is what is mentioned, is shown here as well. यहाँ पे देखो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया है हमने। तो ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ब्लैक डॉट्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है ना, रैंडम डायरेक्शन। तो नेट मोशन जो इलेक्ट्रॉन का वो जीरो होता है क्योंकि रैंडम है, तो टोटल नेट इसका मूवमेंट जीरो। अब अगर हमने इसके अक्रॉस एक सेल लगा लिया, बैटरी लगा लिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होने की वजह से अब ये जो एंड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वाला जो एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन हो जाता है और सब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. अब ये फटाफट ये क्वेश्चंस करते हैं भाई. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट. तो हमारे पास चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 2 कूलम. Potential at B is equal to 128 volt. Potential at A is 118 volt. So potential difference is equal to VB minus VA. So that is 128 minus 118. This is equal to 10 volt. So potential difference 10 volt हो गया. Charge 2 coulombs हो गया. So work done W is equal to Q into V. So that is 2 into 10, 20 joules. ठीक है. सेकेंड वाला करोगे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम. तो चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. V इज इक्वल टू 6 वोल्ट. सो एनर्जी क्या होता है, जितना वर्क डन होगा दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन. सो वर्क डन W इज इक्वल टू Q into V. So that is 1 into 6, 6 joules. So 6 joules of energy needs to be given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. क्लियर है? Yes, sir. Yes, लिख लिया sir. बच्चों? लिख लिया ये क्वेश्चंस? लिख लो फटाफट. लिख लिया? Yes. See this third question, what is the potential difference between the terminals of a battery if 250 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge? So 250 joules work done, W is equal to 250 joules, Q is equal to 20 coulombs. Okay, so potential difference V is equal to W by Q, 250 by 20, 12.5 volts. Next वाला देखते हैं, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. So Q is equal to 2 coulombs, V is equal to 12 volts. Work done is Q into V. So 2 into 12, that is 24 joules. Fifth वाला देखें, calculate the work done in moving a charge of 4 coulombs. So Q is equal to 4 coulombs from a point at 220 volt to another point at 230 volt. So potential difference V is equal to 230 minus 220. So that is 10. So work done is Q into V. 4 into 10. That is 40 joules. Is it clear? Yes. लिख लीजिए फटाफट.
लिख के बता दीजिएगा कि लिख लिया। Done, sir. Okay, sir. Look. Done, sir. So we had done these numericals अभी, ठीक है। Now, the potential difference in a circuit may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. तो बैटरी क्या होगा जिसमें एक से ज्यादा सेल लगा हुआ है। इसको ये वाला जो एक सेल लगा हुआ है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है, तो ये बेसिकली सेल हो गया। और यही अगर बैटरी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग कई सारे सेल्स को साथ में कनेक्ट कर देंगे, तो ये बेसिकली एक बैटरी हो गया। So when more than one cell is connected together in series, that is called battery. Now, potential difference in the circuit may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. So when the cell is connected to a conducting circuit element of the potential difference, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in the given electric circuit, the cell has to spend its chemical energy stored in it. तो बेसिकली अपने आप, जैसे हमने बोला था कि अपने आप कंडक्टर में करंट नहीं, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेगा, उसके लिए क्या है कि उसको फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये सेल और बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसको नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो फिर वो करंट कैरी करता है अपने साथ, चार्ज कैरी करता है, और चार्ज के मूवमेंट को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी किया अभी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम, ये भी हम लोगों ने किया। So basically 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. So this is the basic formula. The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. कोई भी दो पॉइंट है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे सेल हो गया और एक ये स्विच हो गया। स्विच ऑन करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट फ्लो करेगा। इन दोनों पॉइंट के अबाउट अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। ये वोल्ट मीटर हमें बताता है कि ये जो ए और बी पॉइंट है इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्रॉस द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो जिन पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ए और बी के अबाउट मेजर करना है, तो हम लोग इसके पैरेलल में लगा देते हैं ये वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट इसी रेजिस्टर के थ्रू ही फ्लो कर। ठीक है। तो सारा करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, तो वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताएगा। अगर इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट व्हिच स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वोल्टमीटर, राइट, in that case then the potential difference which is measured across AB is not equal to the potential difference across AB, actual potential difference. Now voltmeter has high resistance so that it takes negligible current through the circuit, from the circuit. ये जब हम लोग ओम्स लॉ वगैरह करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तब उस समय मैं और समझाऊंगा न्यूमेरिकली क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं। अभी ये बस मानो कि जिस पॉइंट के अक्रॉस भी हमें
अभी मेजर करना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पैरेलल वोल्ट मीटर को लगाते हैं, सीरीज में नहीं पैरेलल में लगाएंगे। वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है, 100 लिखा 0 100 200, जनरली 220 वोल्ट यहाँ पे ऐसे शो, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं 220 वोल्ट यहाँ शो। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? करंट I is equal to total charge Q divided by total time T gives you the current flowing through a conductor. I is equal to Q upon T. So electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor such as metal wire. The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. एक सेकंड में कितना चार्ज एक पॉइंट से पास करेगा? मान लो हमारे पास एक इस तरह का सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो अगर इस प्लेन से पास करता, देखे प्लेन से मतलब ये क्रॉस सेक्शन हो गया काटने पे, इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमें करंट बताता है। सो I is equal to the amount of charge flowing per unit time through a particular cross section, right? So I is equal to Q upon T हो जाएगा। SI unit of electric current is ampere, which is denoted by letter A. It is named after the French scientist Henri Marie Ampere. ठीक है। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. Okay. So 1 coulomb of charge flowing through any cross section, 1 coulomb by 1 second. So basically 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. So a smaller unit of current is called milliampere. है ना, एम्पियर का स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर हो गया। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर। 1 by 1000 एम्पियर हो जाता है, दैट इज 10 to the power -3 एम्पियर। उससे भी छोटा एक और यूनिट होता है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर। माइक्रो को इस तरह से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो एम्पियर। ओके। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट को कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। और एमीटर हमेशा क्या करेंगे हम लोग? सीरीज में लगाएंगे। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रहे थे, यहाँ एमीटर सीरीज में लगाएंगे। मतलब अगर रेजिस्टेंस आर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है, तो एक एमीटर इसके सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। So ammeter is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured. Ammeter should have a very low resistance so that it may not change the value of current flowing in the circuit. मतलब एमीटर, अब देखो क्योंकि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। खुद का रेजिस्टेंस 0 होगा ना, तभी मतलब ये एग्जिस्टिंग सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मतलब वोल्टेज का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। और करंट का रेजिस्टेंस कितना होना, सॉरी एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, एमीटर का रेजिस्टेंस 0। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है और एमीटर करंट बताता है। ये 3 डिफरेंस हो गया वोल्ट मीटर का और एमीटर। क्लियर है? Yes, sir. Meter should have a very low resistance so that it may not change the value of current flowing in the circuit. The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit. ठीक है? So अगर आप देखोगे सेल में,
So let's say we have a cell, we have a resistor here and a switch here. So when we switch it on, so ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो कह रहा है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के तरफ आउटर सर्किट में, मतलब सेल के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करेगा करंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट. So conventional direction of electric current is from positive terminal to negative terminal through the outer circuit, and actual flow of electron which constitute the current is however from negative terminal to positive terminal of a cell, which is opposite to the direction of conventional current. ठीक है, तो अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Now how the current flows in a wire. So when the metal wire has to be connected to a source of electricity like a cell or a battery, then the electron present in it move at random in all direction between the atoms of the metal wire. So ये हम लोग अभी देखे भी थे कि इस तरह से हम लोगों ने दिखाया था. So इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. बट जैसे ही हम लोगों ने एक बैटरी लगाया, मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर अगर नेगेटिव है, तो सारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब पॉजिटिव की तरफ आने शुरू हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में. So conventional direction of current is opposite to the direction of electron. So when a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of the metal wire, then an electric force acts on the electron present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flow of electron constitutes the electric current in the wire. Now electric circuit, a continuous conducting path consisting of wire and other resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit. तो continuous conduction path, एक ऐसा पाथ जिसमें करंट हमेशा फ्लो कर सके, कंडक्टिंग पाथ. किस चीज से वो पाथ बनाओ, यूजिंग वायर्स एंड रेजिस्टेंसेस, और बीच में स्विच हो, एक टर्मिनल ऑफ बैटरी है ना, और अ बैटरी along with an electric current flows is called a circuit. Now battery is a combination of two or more cells connected in series. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे कई सारे सेल्स कंबाइन करेंगे तो ये बनाएगा बैटरी. और सिंगल सेल है तो इस तरह से हम लोग सिंगल सेल को. Now battery is a combination of two or more cells connected in series. ये क्या है? It is a combination of two or more cells connected in series. The resistance which can be changed as desired is called variable resistance. तो resistance को जिसको हम लोग change कर सकते हैं उसको variable resistance कहते हैं. उसको represent ऐसे करेंगे सिंबल, एक एरो से. वेरिएबल रेजिस्टेंस का डिवाइस क्या होता है? एक रियोस्टैट होता है या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. रियोस्टैट बेसिकली इस तरह से गोल गोल सा एक लगा हुआ डिवाइस है. अब इसमें ऊपर एक हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको जॉकी को इधर मूव करेंगे, एक स्लाइडिंग वाला चीज होता है जिसको लेफ्ट राइट हम स्लाइड करके बेसिकली करंट मेजर कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं. तो ये रियोस्टैट हो गया. So rheostat is used to change the current in a circuit.
without changing the voltage source like cell or battery. रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो भी करंट चेंज करता है, तो सेल या बैटरी को चेंज किए बिना भी हम करंट चेंज कर सकते हैं जहां वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करें. So a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electric symbols or the component is called as circuit diagram. So that diagram which indicates how different components in a circuit have been connected is a circuit diagram. तो इसमें सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, तो अलग अलग सिंबल्स हैं. सो जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव. उसी तरह बैटरी, जब एक से ज्यादा सेल्स हम कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी हो गया. ये स्विच हो गया, ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है. दो वायर कनेक्टेड है, इस तरह से दिखाते हैं ऐसे ज्वाइंट को. अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई ये ऐसे आके ऐसे चला गया ऊपर से. सो दिस इज नॉट ज्वाइंट, विदाउट ज्वाइनिंग, एंड दिस इज विथ ज्वाइंट. इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. रेजिस्टर ये हो गया, वेरिएबल रेजिस्टर आइदर ऐसे या ऐसे, ज्यादातर हम लोग ऐसे यूज करते हैं. उसके बाद एमीटर हो गया हमारा, है ना. ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के अंदर, ये एमीटर बताता है, बना एमीटर है. और वोल्ट मीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं और पोलैरिटी प्लस माइनस शो करते हैं. तो ये सारे सिंबल्स जो हम लोग अभी यूज करेंगे. नाउ ओम्स लॉ. So Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. है ना. Ohm's law क्या है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस I and V के बीच में रिलेशनशिप बनाता है. तो Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. So according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? I is directly proportional to V. मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा. ठीक है. तो I is proportional to V. अब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, मतलब इसको साइड चेंज कर देंगे इसका, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा. I is proportional to V. That means V is also proportional to I. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. तो V is equal to Ri. This is basically the Ohm's law. So V is equal to R into I is Ohm's law, where R is the constant called resistance of the conductor. The value of this constant depends on the nature, length, area of cross section and temperature of the conductor. तो ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर, है ना. तो किस मटेरियल से बना हुआ है इस पे डिपेंड करेगा. नेचर का मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है. मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, या फिर सिल्वर का है, या कॉपर का है, या एल्युमिनियम का है. उन सब का रेजिस्टेंस अलग होगा. लेंथ बोले तो कि कितना लॉन्ग है ये वायर, तो लेंथ पे डिपेंडेंट होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस पे डिपेंड करेगा, है ना. और टेम्परेचर मतलब कि उसका क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. सो द अबव इक्वेशन, तो देखो हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो जो बेसिक ओम्स लॉ कहते हैं. सो इसको हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल टू IR. अभी हमने देखा. इसी में I करंट निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? V बाय R करके निकालेंगे. रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? V बाय I करके निकालेंगे. सो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट. सो R इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू V बाय R एंड V इज इक्वल टू IR. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So from the above relation we infer that the current is directly proportional to potential difference. The current is inversely proportional to resistance. So अगर आप देखो
सो करंट हमने क्या देखा, I इज इक्वल टू V बाय R है, मतलब करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, है ना। अगर वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट क्या है, वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह रेजिस्टेंस को अगर देखो, रेजिस्टेंस क्योंकि करंट क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, उल्टा होता है यहाँ। The strength of an electric current in a given conductor depends on two factors. दो चीज पे करंट डिपेंड कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पे और एक रेजिस्टेंस पे। I इज इक्वल टू V बाय R है ना, V पे और R पे डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर, मतलब करंट दे रखा है तुम्हें 2 एम्पियर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है कितना, 0.1 वोल्ट, और तुमको रेजिस्टेंस निकालने बोला है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट होता है। वोल्टेज 0.1 बाय 2 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 ओम। सो रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 0.05 ओम। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखो, सिंपल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, तो वोल्टेज हो गया 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया 60 ओम। हमें करंट निकालना है, करंट I इज इक्वल टू V बाय R है, 24 बाय 60 मतलब 6 4 एंड 6 10 4 बाय 10, 0.4 एम्पियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. So we'll stop today. We'll stop here. Okay. इसके